हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसका बायोलॉजिकल एक्शन से क्या रिलेशन होता है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, जो भी ड्रग्स की जो भी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी होती है उनका बायोलॉजिकल एक्शन से क्या रिलेशन होता है। तो फर्स्ट है हमारा आयोनाइजेशन। ये एक फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी है, इसके बारे में देखते हैं और इसका बायोलॉजिकल एक्शन से क्या रिलेशन है उसके बारे में भी देखते हैं। तो आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी एटम या मॉलिक्यूल क्या करता है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज अटैच हो जाता है। मतलब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है उससे क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज अटैच हो जाता है। कैसे अटैच होता है, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या फिर इलेक्ट्रॉन को लूज करे, उसके बाद ही क्या होता है उस पर नेगेटिव चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आयोनाइजेशन में यही होता है। इसका एग्जांपल है जैसे ये NaCl है, ये भी अनआयोनाइज फॉर्म में है, ठीक है। और आफ्टर आयोनाइजेशन क्या होता है कि वो जैसे इस पर प्लस चार्ज आ गया है Na+ और Cl-, इस टाइप का जो होता है फॉर्म होता है उसको आयोनाइज फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो NaCl जो आपस में कॉन्जुगेट फॉर्म में है उसको अनआयोनाइज बोलेंगे। और जो आफ्टर आयोनाइजेशन क्या होता है, आयोनाइजेशन के बाद क्या होता है कि ड्रग जो है वो मतलब NaCl जो है Na+ और Cl में कन्वर्ट हो गई है। तो ये इसका क्या है, आयोनाइज फॉर्म है, ठीक है। अब आयोनाइजेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जो भी आयोनाइजेशन होता है उसको हम हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन के द्वारा कैलकुलेट करते हैं। जैसे एसिड के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला है pH = pKa+log आयोनाइज फॉर्म अपॉन अनआयोनाइज फॉर्म, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं सॉल्ट अपॉन एसिड। और बेस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो pH = pKa+log आयोनाइज फॉर्म अपॉन अनआयोनाइज फॉर्म, या फिर इसी को लिखते हैं सॉल्ट अपॉन बेस, ठीक है। जिस भी ड्रग का पीकेए रेंज, ये जो पीकेए रेंज है किसी भी ड्रग का, अगर पीकेए रेंज 2 to 4 है, मतलब क्या होगी कि वो स्टमक के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो उस टाइप की ड्रग जिनका पीकेए रेंज 2 to 4 है वो स्टमक में क्या कैसे होती हैं, अनआयोनाइज फॉर्म में होती हैं। और ये वो स्टमक के एसिडिक मीडिया के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएंगी। इसके द्वारा हम जानते हैं कि पहले हमको ये जानना होगा कि ड्रग एब्जॉर्ब तभी होगी जब वो अपने अनआयोनाइज फॉर्म में होगी। तो जिस भी ड्रग का पीके रेंज 2 to 4 है वो स्टमक के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि स्टमक के एसिडिक मीडिया में वो जो है अनआयोनाइज फॉर्म में होती है, ठीक है। अब इस आयोनाइजेशन का हमारे बायोलॉजिकल एक्शन से क्या रिलेशन है उसके बारे में देखते हैं। तो हमने आयोनाइजेशन देख लिया, अब उसका बायोलॉजिकल एक्शन देखते हैं क्या रिलेशन है उसका। तो आयोनाइजेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फार्माकोकाइनेटिक। ये आयोनाइजेशन जो है मतलब किसी भी ड्रग है या फिर किसी भी कंपाउंड का आयोनाइजेशन जो है वो फार्माकोकाइनेटिक से सीधे रिलेटेड होता है। फार्माकोकाइनेटिक मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, ड्रग का बॉडी मतलब बॉडी, हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है, ठीक है। और फार्माकोकाइनेटिक कंसिस्ट करता है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन को। तो आयोनाइजेशन जो है वो इस फार्माकोकाइनेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। मेंटेनेंस बैलेंस ऑफ आयोनाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आयोनाइजेशन का बैलेंस करना मतलब बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, तो अगर ड्रग जो है अनआयोनाइज फॉर्म में है तो वो लाइपोफिलिक नेचर की होगी, और अगर आयोनाइज फॉर्म में है तो वो हाइड्रोफिलिक नेचर की होगी, ठीक है। आयोनाइज फॉर्म की जो ड्रग होती है उसकी क्या होती है कि वाटर सॉल्युबिलिटी होती है, और उसके रिसेप्टार के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, ठीक है। और अगर ड्रग अनआयोनाइज फॉर्म में है तो उसको सेल मेम्ब्रेन या फिर जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो उसको क्रॉस करने में हेल्प करती है, नहीं समझे। तो अगर ड्रग कोई है आयोनाइज फॉर्म में है तो उसकी रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी जो अच्छी होगी, ठीक है। अगर ड्रग अनआयोनाइज फॉर्म में है तो वो अनआयोनाइज फॉर्म जो है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं एस्पिरिन का। एस्पिरिन जो है एसिडिक ड्रग है, वो क्या होती है, वो हमारे एसिडिक मीडिया में, जैसे कि स्टमक में एसिड प्रेजेंस होता है तो उसी एसिडिक मीडिया में क्या होती है वो अनआयोनाइज फॉर्म में होती है। तो क्या होता है कि स्टमक से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। अगर कोई एसिडिक ड्रग है वो एसिडिक कंडीशन में क्या होती है, अपने अनआयोनाइज फॉर्म में होती है, ठीक है। लेकिन अगर वही एसिडिक ड्रग बेसिक मीडियम में जाती है तो क्या होती है, वो आयोनाइज फॉर्म में आ जाती है। तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन तभी होता है जब वो अपने अनआयोनाइज फॉर्म में होती है। तो यही एग्जांपल देखा हमने एस्पिरिन का। एस्पिरिन जो है
एसिडिक ड्रग है वो हमारे एसिडिक स्टमक में, मतलब स्टमक में एसिड प्रेजेंट है तो उसी एसिडिक के प्रेजेंस में क्या होता है कि वो हमारे स्टमक में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और हम दूसरी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी के बारे में देखते हैं। तो हमने आयोनाइजेशन और उसकी रिलेशन देखते हैं, बायो एक्शन से बायोलॉजिकल एक्शन से रिलेशन हमने देख लिया। अब हम सॉल्युबिलिटी के बारे में देखते हैं। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट डिपेंड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, पार्टिकल साइज, क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, तो किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी जो है पोलर सॉल्वेंट में या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जो भी ड्रग या मॉलिक्यूल है उसके केमिकल स्ट्रक्चर, पार्टिकल साइज और उसके क्रिस्टल फॉर्म पे डिपेंड करता है। अगर पार्टिकल साइज छोटे होंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, पोलर कंपाउंड जो है वो क्या करता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक, अगर कोई कंपाउंड है उसकी पोलैरिटी अच्छी है वाटर के साथ तो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। और नॉन पोलर कंपाउंड क्या करेगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड फॉर्म करता है लिपिड के साथ। कौन कौन से मेथड ऐसे हो सकते हैं जिनके द्वारा हम किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो अगर ड्रग का जो मॉलिक्यूल है उसमें अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस कर दें, ठीक है, को सॉल्वेंट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर उसमें से सरफेक्टेंट्स ऐड कर दिए जाएं तो भी सॉल्युबिलिटी ड्रग की बढ़ जाएगी। कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्मेशन के द्वारा भी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, फिनोबार्बिटोन एक ड्रग है जो कि क्या करती है, वाटर के साथ इनसॉल्युबल होती है। फिनोबार्बिटोन ड्रग जो क्या है, वाटर के साथ इनसॉल्युबल होती है। लेकिन फिनोबार्बिटोन सोडियम जो है वो क्या होती है, वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होती है। तो इसका डायग्राम आप लोग देख लेंगे। और सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, पीएच पे और प्रेशर पे भी। ठीक है, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं, टेम्परेचर, पीएच, प्रेशर, ये भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इस सॉल्युबिलिटी का हमारे बायोलॉजिकल एक्शन से क्या रिलेशन है, ठीक, उसके बारे में देखते हैं। तो किसी भी ड्रग की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो उसकी सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है। अगर ड्रग सॉल्युबल होगी ही नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं होगी, अगर एब्जॉर्ब नहीं होगी तो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगी। और बायो अवेलेबिलिटी का मतलब यही है कि ड्रग कितने अमाउंट में हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है। तो जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगी, ड्रग सॉल्युबल ही नहीं होगी तो हमारे क्या होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगी। तो जाहिर सी बात है उसकी बायो एबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल होती हैं उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हाई होती है एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल। ठीक है, और ड्रग के मतलब बायोलॉजिकल एक्शन के लिए जैसे हम ड्रग लेते हैं वो क्या होती है, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी शो करती है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए ड्रग का सॉल्युबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक जो एक्टिविटी होती है वो अधिकतर डिपेंड करती है ड्रग की सॉल्युबिलिटी पे। ठीक है, डिफ्यूज़न ऑफ ड्रग अक्रॉस द मेम्ब्रेन डिपेंड ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। ठीक है, ड्रग का डिफ्यूज़न जैसे क्या होता है कि ये मेम्ब्रेन है, ड्रग जो है इस पार से उस पार जाती है, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। तो मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए भी ड्रग का सॉल्युबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ड्रग सॉल्युबल होगी तभी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी और वहाँ से फिर क्या होगा, ड्रग जो होगी उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी। तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए भी ड्रग का सॉल्युबल होना बहुत ज़रूरी है।